इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 सितंबर 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है NIRF रैंकिंग को लेकर के। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाती है और ये जो रैंकिंग है वो 2015 से स्टार्ट की गई थी। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमारे बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाए, जिससे जो अदर इंस्टीट्यूट हैं वो उन बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ में compete करें और compete करने से जो हमारी हायर एजुकेशन का लेवल है वो इंक्रीज होगा और हायर लेवल एजुकेशन का लेवल जब इंक्रीज होगा तो फॉरेनर स्टूडेंट्स इंडिया में स्टडी करने के लिए अट्रैक्ट होने लगेंगे। अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो IIT मद्रास ने इसको 2021 की जो NIRF रैंकिंग है उसमें टॉप किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके मेंबर कंट्री की मीटिंग हुई और इसमें हमारे जो PM है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया, लीड किया, चेयर्ड किया। इसमें तालिबान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने डिस्कशन किया। जो 5 कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उन्होंने एक तरीके से टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने ये जो चीज़ है ना, कंप्लीट 5 कंट्रीज़ ने मिलकर के जो एक एक्शन प्लान बनाने का जो डिसीजन लिया, इससे ये लगता है कि सारी जो कंट्रीज़ हैं उनमें कॉरपोरेशन आगे बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्रिक्स के 2 मेंबर कंट्रीज रशिया और चाइना, ये अभी भी अफगानिस्तान में अपनी डिप्लोमेसी को मेंटेन किए हुए हैं। अभी भी इनका डिप्लोमेसी जो हाउस है वो वहाँ पर है। इससे ये लगता है कि इंडिया जो है वो भी अपने टारगेट्स, अपने इंटरेस्ट को इनके थ्रू अचीव कर लेगा। ओके, रशिया के साथ में तो इंडिया ने इंडिपेंडेंटली भी डिस्कस किया है। इसके अलावा रशिया के ऑफिसर्स इंडिया की विजिट पर आए। इसके अलावा CIA जो चीफ हैं वो भी इंडिया की विजिट पर आए और उन्होंने भी अफगानिस्तान को लेकर के मेजर डिस्कशन किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये यहाँ पर देखिए, ये है Sukhoi 30। इन्होंने बाड़मेर के पास में नेशनल हाईवे 925 है, वहाँ पर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर मतलब बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर वाले एरिया में यहाँ पर सुखोई को यहाँ पर हाईवे पर उतारा गया, हाईवे पर उसकी लैंडिंग करवाई गई। इसको लेकर के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है और हम किसी से भी कम नहीं हैं। अगर हमारी इंडिया की सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी को कोई कंट्री एक तरीके से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। RBI गवर्नर के द्वारा स्टेटमेंट आया है कि Q1 की तुलना में इस क्वार्टर में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जनरल मोटर्स, हार्ले और फोर्ड मोटर्स के देखो, जनरल मोटर्स, हार्ले, फोर्ड मोटर्स जो हैं उन्होंने इंडिया में जो भी अपने प्लांट्स थे, पहले जनरल मोटर्स ने, हार्ले डेविडसन ने, इन्होंने अपने जो प्लांट्स हैं उनको बंद किया और अब फोर्ड मोटर ने भी अपने इनको बंद करने का कारण जान लिया है। इसका मेन कारण ये है कि इंडिया में इसकी वजह से देखो एक बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा था, तो एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। और मेजर कारण ये है इनके जो मार्केट सेट करने का, इनके जो प्लांट सेट करने का मेन कारण ये है कि जो ऑटो मेकर्स के लिए जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, क्योंकि जो फ्यूल प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और इस समय ट्रांजिशन पीरियड है। मतलब फ्यूल व्हीकल्स से ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं वो प्रेजेंट टाइम में ट्रांसफ़र होने लग गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। तो आने वाले समय में जो भी व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ज़्यादा प्रमोट होंगे। तो ये सारे जो भी कंपनीज़ हैं इनको अपने आप को ट्रांजिशन करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है। यहाँ देखो, काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी कॉम्प्लेक्स, ये एक मेजर इशू है। काशी विश्वनाथ का जहाँ पर टेम्पल है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर पहले एक मॉस्क्यू थी। इसी को लेकर के लोअर जो जुडिशरी है उन्होंने बोला था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसके बारे में जानकारी हासिल करे, इस एरिया में खुदाई करे और पता करे कि यहाँ पर पहले मॉस्क्यू थी या नहीं थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है। उन्होंने कारण बताया है कि ASI अभी इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं करेगी जब तक जो गवर्नमेंट है उनका कंप्लीटली इसके बारे में डिस्कशन नहीं आ जाता है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होगा, 1861 में इसको स्टार्ट किया गया था और अलेक्जेंडर कनिंगम जो है उसके हेड थे। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को। ओके, और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्टर ऑफ कल्चर के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में भी हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्रिक्स में 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जो है वो सर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सर्दर्न हेमिस्फीयर समझ रहे हो ना आप? हमारा जो ये जो हमारी अर्थ है इसको 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जो नर्दर्न पार्ट है वो नर्दर्न हेमिस्फीयर और जो सर्दर्न पार्ट है वो सर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका सर्दर्न हेमिस्फीयर में और जो अदर कंट्रीज है वो नर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नर्दर्न हेमिस्फीयर और सर्दर्न हेमिस्फीयर में एक ब्रिज बनाने का काम करता है ब्रिक्स कंट्रीज। 2006 में शुरुआती समय में सिर्फ ब्रिक कंट्री, मतलब ये 4 कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने मुलाकात की थी और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें मिल गया और ये ब्रिक कंट्रीज बन गया ब्रिक्स कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां देखिए। दिल्ली सरकार के वहाँ के एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, उन्होंने डिस्कशन किया है कि हर साल जैसे ही विंटर आती है, विंटर के समय में दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए उन्होंने विंटर एक्शन प्लान डिस्कशन किया है कि विंटर में हम ऐसे एक्शन प्लान बनाएंगे कुछ पॉइंट्स को लेकर के, जिससे जो पोल्यूशन लेवल है वो प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा ना बढ़े। उन्होंने बताया कि स्टेबल बर्निंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी हमने पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था कि स्टेबल बर्निंग में दिल्ली की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि ना सिर्फ दिल्ली पोल्यूशन को जब तक कंट्रोल नहीं कर सकती, जब तक उसके रीजनल एरिया में जो स्टेट हैं जैसे कि हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, इसके अलावा राजस्थान हो गया, ये सब कुछ हेल्प नहीं करेंगे दिल्ली की, तब तक दिल्ली जो है वो इस प्रॉब्लम को काउंटर नहीं कर सकती है। व्हीकलर पोल्यूशन के ऊपर वर्क करेंगे, डस्ट पोल्यूशन के ऊपर वर्क करेंगे, वेस्ट बर्निंग के ऊपर वर्क करेंगे और इसके अलावा जो स्मोक टावर वहाँ पर बनाए गए हैं, स्मोक टावर कहाँ कहाँ, कनॉट प्लेस में और अभी प्रेजेंट टाइम में आनंद विहार में भी इनॉग्रेशन किया गया है स्मोक टावर का। स्मोक टावर क्या करेगा? स्मोक टावर 1 किलोमीटर के अंदर जो भी पोल्यूटेड एयर है उसको अंदर शक करेगा और उसको फिर फिल्टर करके दोबारा से एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा। इससे हालांकि अभी रिसर्च नहीं हुआ है कि इसके ऊपर कितना इससे फ़ायदा होगा पोल्यूशन लेवल में। अगर इसके बेहतरीन रिजल्ट आते हैं तो दिल्ली के लिए एक वरदान साबित होने वाले हैं स्मोक टावर। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर वर्क करेंगे ताकि विंटर में जो पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज यहां देखिए, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर कुछ डाटा आए हैं। ये जो डाटा है वो वैक्सीन को लेकर के हैं। इसमें बताया गया है कि अगर किसी पर्सन ने एक वैक्सीन की एक भी डोज ले रखी है तो उसमें जो डेथ रिस्क है वो 96% तक कम हो जाता है और अगर जिसने दोनों डोज ले रखी है उसमें डेथ रेट 97.5% तक कम हो जाता है। इजराइल के लेकर भी आज द हिंदू में डाटा आए हैं इजराइल को लेकर के भी कि इजराइल में सबसे पहला देश जिन्होंने वैक्सीनेशन के ऊपर फुल वर्क किया और उन्होंने कंप्लीटली ओपन भी कर दिया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर जो केसेज हैं वो दोबारा से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब डेथ रेट देखी जा रही है तो काफ़ी कम देखने को मिली है। तो ये पॉजिटिव न्यूज है वैक्सीनेशन को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एडिटोरियल आइडिया पेज पर एक आर्टिकल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी इंडिया ने प्रेसिडेंटशिप की। इंडिया अभी इसका नॉन परमानेंट मेंबर है 2 ईयर्स के लिए। पहले भी इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है लगभग 8 बार। प्रेजेंट टाइम में इंडिया जब इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना और उसमें 1 महीने के लिए, इसमें क्या होता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हर महीने जो प्रेसिडेंटशिप है वो चेंज होती रहती है, रोटेट होती रहती है। तो इंडिया के पास में अगस्त मंथ में प्रेसिडेंटशिप रही, उसमें इंडिया ने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर वर्क किया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लगभग 14 नंबर्स के ऊपर इंडिया ने अपने स्टेटमेंट दिए प्रेसिडेंसी के समय में। इनमें सबसे अगर हम बात करें 4 प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट दिए गए जिसमें वेस्ट एशिया, सूडान, इसको लेकर के इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया गया। इसके अलावा जो अफगानिस्तान में जो इशू चल रहा है, स्पेशली जो काबुल एयरपोर्ट में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसको लेकर के इंडिया ने इसके ऊपर डिस्कशन किया। ओके, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि चाइना जो है वो स्पेशली इंडो पैसिफिक वाले रीजन में अपना
जो भी पावर है उसको गेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वहाँ पर चाइना जो है वो अपने नेवल बेस बना रहा है, उनमें अदर सपोर्ट दे रहा है। जैसे श्रीलंका में बहुत सारा मनी सपोर्ट दिया। इन सारे कंट्रीज को अपने अंडर करके इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को आपको मेंटेन करने के लिए UNCLOS जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। तो ये इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण काम रहा प्रेसिडेंटशिप के दौरान। इसके अलावा हमारे जो पीएम हैं, पहले ऐसे पीएम जब हमारे इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप की और हमारे पीएम ने सभी को संबोधित भी किया। लास्ट दिन अगर हम बात करें तो इंडिया ने एक रिजोल्यूशन पास किया अफगानिस्तान को लेकर के 2593। ये जो रिजोल्यूशन है इसमें डिस्कशन किया गया इस रिजोल्यूशन में कि देखो अफगानिस्तान जो है उसको सेव करने की आवश्यकता है। टेररिज्म जो है वो अफगानिस्तान सोइल का गलत यूज ना कर सके। ओके, अब इन सारे पॉइंट से क्या क्लियर होता है, इस आर्टिकल में लास्ट में यही बोला गया है कि इन सारे पॉइंट से ये बोला जाता है कि इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो उन 5 कंट्रीज के साथ में शामिल हो सके जिनके पास में वीटो पावर है। मतलब जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, उतनी पावर इंडिया के पास में भी है। तो इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक्सप्लेन्ड पेज से न्यूज है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 2 साल पहले हमारे इंडिया का जो इसरो है उसने चंद्रयान 2 भेजा था चांद के ऊपर, मून के ऊपर भेजा था, ताकि मून में जो भी बेसिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन मून को लेकर के सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इंडिया को गेन हो और फिर इंडिया इसको लेकर के वर्क कर सके। लेकिन क्या होगा कि लास्ट टाइम पे ये चंद्रयान 2 जो है वो फेल हो गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी जो लैंडिंग है वो ढंग से नहीं हो पाई, लेकिन इसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से इसरो को बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है और उन्हीं इस इंफॉर्मेशन को इसरो ने प्रेजेंट टाइम में शेयर किया है। सबसे पहले जो भी इसरो ने जो भी इंफॉर्मेशन गेन की उनमें हम देख लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को लेकर के उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की कि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। पहले देखो, इससे पहले 2008 में चंद्रयान जो हमने भेजा था उससे पता चल गया था कि वहाँ पर वाटर है। इसके अलावा नासा ने भी अपने जो भी मिशन भेजे उनसे भी पता चल चुका, लेकिन चंद्रयान 2 से ये हमें पता चला कि हर एरिया पर, हर जो एल्टीट्यूड है वहाँ पर हर जगह, मतलब चांद के ऊपर हर जगह, पहले ये लगता था कि सिर्फ पोलर रीजन पर ही वहाँ पर वाटर होगा, लेकिन हर एरिया पर वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी है। लेकिन हाँ, प्लेस टू प्लेस कम ज़्यादा हो सकता है वाटर, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी हर जगह है। दूसरा उन्होंने पता किया कि वहाँ पर माइनर एलिमेंट्स के बारे में। देखो ये जो चंद्रयान 2 है इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो यहाँ पर मून का जो एक्सरे स्पेक्ट्रम है उसको एग्जामिन करता है, जिससे जो मेजर एलिमेंट्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ओके, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटोनियम, आयरन, इनका पता चलता है। इसके अलावा यहाँ पर सोडियम जो एक माइनर एलिमेंट है वो भी मून सरफेस के ऊपर मिला है। ओके, और इससे और ज़्यादा स्टडी देखने को मिली सन के बारे में। देखो मून के ऊपर सन की जो डायरेक्ट रेज आती है ना, उनको सोलर एक्सरे मॉनिटर के द्वारा स्टडी किया गया और उससे ये पता चला कि किस तरीके से फ्यूचर में हम सन को एक्सप्लोर करने के लिए जो भी हमारे मिशन बनाए उनमें ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। ओके, तो ये मून के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ली। अब इसका यूज क्या है? यूज ये है कि फ्यूचर में जो भी हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, जैसे 2023-2024 में इंडिया जो है वो जाक्सा के साथ में, जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, उसके साथ में डिस्कस करके हम अपना नया लॉन्च, मतलब अपना नया मिशन 2023-24 में लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन सारी चीज़ों में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।